हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे परीक्षोपयोगी कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तो आइए ओवरव्यू में देख लेते हैं कि क्या क्या इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो है प्रस्तावना का अर्थ, अर्थात प्रस्तावना का क्या अर्थ है, प्रस्तावना का विषय वस्तु, किस मतलब कि प्रस्तावना के अंदर क्या क्या बातें निहित की गई हैं जिसके कारण प्रस्तावना को हम लोग पढ़ रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, अर्थात किस प्रस्ताव के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और चौथा है प्रस्तावना में प्रयोग किए गए मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनका बहुत बहुमूल्य प्रकार के शब्द हैं, अतः इन शब्दों के बारे में भी पढ़ना अनिवार्य है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ परिचय से है। इसमें किसी वस्तु का सार निहित होता है। प्रस्तावना किसी भी वस्तु के परिचय के बारे में बताता है। हर पुस्तक के शुरुआती पृष्ठ में आप प्रस्तावना देखते होंगे, उससे यह पता चलता है कि इस पुस्तक में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी में प्रस्तावना इस चीज़ का बताता है कि भारतीय संविधान में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। और इसी कारण प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, अर्थात आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो है प्रस्तावना। और इसे किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। और प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम प्रस्तावना किस देश में सम्मिलित किया गया, तो अमेरिकी संविधान में। और एक प्रश्न बनता है कि भारत में किस देश से प्रस्तावना लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में सबसे पहले लिया गया, उसके बाद भारतीय संविधान में। उद्देश्य प्रस्ताव, अर्थात ये किस प्रस्ताव के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 होगा, 1947, 46 नहीं, क्योंकि जब उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया तो फिर कहाँ से होगा। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया और इसके प्रवर्तित रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। तो ऐसा नहीं है कि उद्देश्य प्रस्ताव पूरा का पूरा ही प्रस्तावना बन गया, उनमें से कुछ बातों को प्रस्तावना में निहित किया गया। कुछ प्रमुख बातें हैं। तो पहला है, यह संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करने की घोषणा करती है। अर्थात भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है तथा यह अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करता है। अर्थात इससे पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और उसकी सभी शासन शक्ति थी वह ब्रिटेन में निहित थी। तो जो शासन संचालित होता था वो ब्रिटेन के द्वारा ही संचालित होता था, लेकिन अब भारत अपने शासन को स्वयं संचालित करेगा। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा वह सभी क्षेत्र जिसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय अंग का हिस्सा होंगे। क्योंकि हमें पता है कि इससे भारत आज़ादी से पहले 565 रियासतों में बटा हुआ था और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीतिज्ञ चाल से इसे भारत को एकीकृत किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। और तथा वह सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय अंग का हिस्सा होंगे। और हमें पता है कि कुछ राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए। इनमें से सिक्किम है, गोवा है। गोवा को तो सैन्य द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तीसरा, भारत के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, स्वतंत्रता एवं विधि के समता की स्थापना की जाएगी। ये गलत है, समता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यह बात जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, यह प्रस्तावना में निहित किया गया है। और प्रस्तावना में अगर प्रश्न आए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
कहाँ से लिया गया है, तो यह रूसी क्रांति से लिया गया है। चौथा है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अभी भी वर्णित है और इसी के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। पांचवा, विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त तथा इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार व उचित स्थान दिलाया जाएगा। अर्थात भारत अपने इस संविधान को बनाकर तथा अन्य रूप से विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा दे ही संविधान बना रहा है। अब प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, क्या क्या है प्रस्तावना में, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब प्रस्तावना में प्रयोग किए गए कुछ प्रमुख शब्द। पहला है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही इसके ऊपर अन्य कोई शक्ति है, अर्थात भारत ना ही किसी देश का गुलाम न, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और ब्रिटेन का ही गुलाम था, तो सभी शासन शक्तियां संचालित होती थी ब्रिटेन से। परंतु अब प्रस्तावना में जो संप्रभुता शब्द प्रयोग किया गया, इसका अर्थ है कि भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और यह अपने शासन को स्वयं संचालित करेगा। इसीलिए संप्रभुता का अर्थ है कि उससे ऊपर कोई और ना हो, अर्थात सर्वे सर्वा जो है वो भारत स्वयं है। समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखने वाला होता है। तो समाजवाद शब्द यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में निहित किया गया और प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था। तो ऐसा नहीं था कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जब आया तभी से था, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित था। तीसरा प्रमुख है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर राज्यों को 3 भाग, अर्थात इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में निहित किया गया। इससे पहले भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन नहीं था। अब धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर राज्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नास्तिक राज्य, ऐसे राष्ट्र या राज्य जहाँ कोई भी धर्म ना हो, और सैद्धांतिक राज्य जिनका कोई विशेष धर्म हो, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र जहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, अर्थात राष्ट्र जो है ना ही किसी धर्म के उत्थान के लिए कोई प्रमुख कार्य करे और ना ही किसी धर्म को दबाने के लिए कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे। इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। जितनी भी शक्तियां हैं वह जनता के हाथों में है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले राजा के उत्तराधिकार का शासन होता था उस तरह। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत, अमेरिका, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों में है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। तो राजशाही शब्द का अर्थ होता है राजा या रानी से जिनका पद उत्तराधिकारिता के माध्यम से चलता रहता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र का अर्थ है कि यहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनकर आते रहते हैं।
इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। छठवां है न्याय। न्याय भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए किया जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों से भी किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई धनी है तो उसको विशेष अधिकार दिया जाए, कोई गरीब है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा और वो किसी भी सार्वजनिक या राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का उसको अधिकार है। और जैसा कि हम पहले बता चुके कि इसको 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि बिना किसी रोक टोक के तथा व्यक्ति को विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा। इनके हनन में व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार दिया गया है। समता। सभी को समानता प्रदान करना तथा किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति तथा हर वर्ग के लिए समान अवसर प्रदान करना। समानता का अधिकार एक मूल अधिकार भी है और इसे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में वर्णित किया गया है। बंधुता। बंधुता का अर्थ है कि आपसी भाईचारे की व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि भारत धर्म, जाति, खान पान आदि भेदभाव में बटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपस में भेदभाव को बढ़ाते जाएं, बंधुता को बढ़ाएं। और अगला वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना को लेकर क्या क्या विवाद हुए हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है या नहीं।